नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का एक और शानदार प्रश्नों का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में हूबहू मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो के 35 प्रश्नों में से आपके 15 प्रश्न सही होते हैं तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की आप आसानी से आरएससीटी एग्जाम पास करेंगे। तो लेट्स हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है और उनका आंसर आपको खुद के हिसाब से देखना है कि मेरे 15 सही हो रहे कि नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है जीबीपीएस का अर्थ क्या होता है, यानी जीबीपीएस का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों, जीबीपीएस का पूरा नाम होता है गीगा बिट्स प्रति सेकंड। गीगा बिट्स प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गीगा बिट्स प्रति सेकंड। ठीक है, अगर आपने भी यही जवाब दिया है, आपने यही सोचा है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वह भाग जिसे हम ईमेल के लिए काम में लेते हैं, उसे दोस्तों हम एमएस आउटलुक कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएस आउटलुक। तो आपने अगर दूसरे में बी जवाब सोचा, बिल्कुल सही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, वक्तव्य का क्या प्रश्न है। आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। मित्रों ध्यान रखो, आउटलुक है ना एमएस का, वो ईमेल प्रयोजन के काम में आता है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो अर्थात यहाँ पर वक्तव्य एक सही हो गया अपना, है ना, मतलब गलत हो गया, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। दूसरा, स्प्रेडशीट के यानी एक सेल के मान को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। मतलब एमएस एक्सेल की एक सेल यानी कुछ सेल्स हैं, उनका जो मान है उनका वो वर्णानुक्रम में हम जमा सकते हैं क्या? बिल्कुल जमा सकते हैं। तो पहला वक्तव्य गलत और दूसरा सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे वक्तव्य एक गलत और दूसरा सही, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ये भी वक्तव्य का प्रश्न है। एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस का पूरा नाम है, यानी एनटीएफएस का पूरा नाम क्या न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, पहला सही। दूसरा, एमएस एक्सेल में सेल, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है, यानी कि क्या एमएस एक्सेल में एक सेल जो है रो और कॉलम के काटने से बनती हैं? तो आपका जवाब रहेगा हाँ, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आंसर रहेगा वक्तव्य एक सही और वक्तव्य दूसरा भी सही, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोनों वक्तव्य एक और दो सही है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, आईपी पते का मान्य उदाहरण क्या है? इनमें से कौन सा एक आईपी एड्रेस का वैलिड उदाहरण है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मतलब आपको ये बताना है आईपी एड्रेस कौन सा है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईपी एड्रेस में कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे इस प्रकार ये वाला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में आईपी एड्रेस का सही उदाहरण ये एक आईपी एड्रेस है। ऑप्शन सी जो दिख रहा है इसे हम कहेंगे यूआरएल, किसी वेबसाइट का यूआरएल है। और ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है इसे हम ईमेल कहेंगे, ईमेल एड्रेस है। और ऑप्शन ए जो दिख रहा है इसे हम किसी फाइल का कंप्यूटर में पाथ कहेंगे, यानी फाइल का पाथ है ये, तो इसको हम कहेंगे फाइल पाथ। तो आपका पांचवे का जवाब ऑप्शन डी रहेगा। छठवा देखिए, छठा प्रश्न है, ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डालें तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल नहीं देख पाएगा जो कि उपरोक्त फील्ड में है। अर्थात ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनो। आप किसी को मान लो ईमेल भेज रहे हो, आपको इसमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन अपने समझ में नहीं आएंगे ना, तब तक हम उनको सही नहीं कर सकते। रटने से सही नहीं होता, समझने से सही होगा एग्जाम में। तो ध्यान दो कि अगर हमें किसी को ईमेल भेजना है और हम चाहते हैं, जैसे मान लो हम 10 लोगों को ईमेल भेजना चाहते हैं ना, 10 लोग हैं उनको हम ईमेल भेजना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं सबको ईमेल मिल भी जाए, पर एक दूसरे को मालूम नहीं चले कि मेरे अलावा और किस किस को मेल भेजा गया है, उनको पता नहीं चले। ठीक है, तो आप पता है क्या करेंगे, आप उसके मतलब प्रत्येक ईमेल एड्रेस को आप बीसीसी में लिखेंगे। जिसको आप ये नहीं बताना चाहते कि आपके अलावा किसको भेजा गया, उनका ईमेल एड्रेस आप कहाँ भेजेंगे, बीसीसी के अंदर लिखेंगे और उसके बाद मेल भेजेंगे। बीसीसी का यहाँ पर पूरा नाम क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो छठे में अगर आपने ए जवाब दिया तो बिल्कुल सही है। सातवां, डोमेन नेम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? आप
आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में कौन सा एक ऐसा सिस्टम है नेटवर्क के अंदर जो डोमेन नेम का पता लगाता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, आईपी को यूआरएल में बदलता है, आईपी से यूआरएल और यूआरएल से आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। मित्रों इसे हम डीएनएस कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ओके। और 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आपको हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है वो बताना। दोस्तों ओसीआर एक हार्डवेयर होता है, याद रखना। ओसीआर क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है। एमएस वर्ड क्या होता है दोस्तों? आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। और प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? प्रिंटर भी एक हार्डवेयर होता है और स्कैनर भी हार्डवेयर होता है। तो इसके ऐसे करेंगे तो इसमें देखेंगे इसका सही जवाब अपना बी हो जाएगा, क्योंकि एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है और बाकी सभी हार्डवेयर है। प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न ध्यान से समझने का है। एक्सेल का प्रश्न है, मान का प्रश्न है, ध्यान से सुनना। मान लो कि प्रत्येक अंक यानी कि कुछ सेल्स है यहाँ पर B2, B3, B4 ऐसे मान है, इनमें कुछ B से 1 तक कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और आप इनकी क्या करना चाहते हैं? प्रतिशत निकालना चाहते हैं, परसेंटेज। क्या निकालना चाहते हैं? परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? और ये प्रत्येक जो सेल है ना उनमें 100 में से मार्क आए हुए हैं, इनमें 100 में से टोटल 100 में से नंबर दिए गए हैं, तो टोटल सेलों की संख्या 6 है, तो पूर्णांक हो गया अपना 600। मैक्सिमम मार्क कितना हो गया? 600। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो अपना, मैं एक बार आपको यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ। अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे दोस्तों अपना जो टोटल मार्क रहेगा, ठीक है ना, टोटल, तो अपना जो टोटल रहेगा उसको गुणा तो कर देंगे हम 100 से और उसका भाग दे देंगे उसमें किसका? 600 का। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बराबर सम ब्रैकेट ओपन और अपन B2 से लेकर B7 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना अपने को 100 से और इसको डिवाइड करना है 600 से। अगर हम ये करते हैं तो अपनी परसेंटेज आ जाएगी। पहले क्या कर लोगे, पहले आप इसमें डिवाइड कर लो, बाद में आप मल्टीप्लाई करना, कैसे भी कर लो। तो यहाँ पर इसका सही जवाब अपना होगा क्या? ऑप्शन बी। इसमें देखो आप बराबर सम B2 से B7 आ रखा है, फिर डिवाइड कर रहा है 600 से और मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से, तो इसका सही जवाब रहेगा। अगर आपने एक्सेल में प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि अपना ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगला देखिए 10वां प्रश्न है, कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशनल प्रोग्राम में डाल देता है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कंप्यूटर का ऐसा कौन सा टूल है जो हाथ द्वारा लिखे गए गणितीय अभिक्रियाओं को पहचान लेता है? तो इसे हम कहेंगे दोस्तों मैथ इनपुट टूल, क्योंकि गणितीय अभिक्रिया यहाँ पर पूछ रहा है, तो गणितीय अभिक्रिया किसमें होगी? मैथ इनपुट टूल में होगी, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर। 11वां देखिए, निम्न में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित करता है? यानी कि साइबर अटैक कौन सा है जो आपके मूल संदेश, आपका जो भी संदेश है उसको एडिट कर देता है? दोस्तों इसे हम एक्टिव अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव अटैक। 12वां, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा एक ब्राउजर नहीं है, क्योंकि नेट पर जानकारी खोजना है तो ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे। तो इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? देखो पेंटिंग एक ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर नहीं, सर्च इंजन। मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज था, सर्च इंजन, हाँ, क्योंकि ये जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन काम में आता है। तो बीइंग सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है और गूगल भी सर्च इंजन है। तो इसका सही जवाब रहेगा अपना ऑप्शन ए, क्योंकि ए पेंट एक टूल है जहां पर हम ड्राइंग बना सकते हैं, यहाँ पर हम कोई जानकारी खोज नहीं सकते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग जो RSCIT के ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो ना, उसमें से आपके कितने कितने प्रश्न सही हो रहे हैं लगभग, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वैसे मैं आपका रिजल्ट पूरा सीट देख लेता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों के नंबर कट भी रहे हैं, पर आप अगर इंडिविजुअल कमेंट करके बताएंगे हमें मालूम चल जाएगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट, और जिनको मालूम नहीं है कि सर टेस्ट कैसे देना है, तो टेस्ट देने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो आप वैकेंसी गुरु ऐप डाउनलोड कर लो, कहाँ से? प्ले स्टोर से, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ने को मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, और ये सब चीजें निःशुल्क रहेंगी, वहां पर कोई आपका चार्ज भी नहीं लग रहा है, ठीक है।
और इसके अलावा आप यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर, ओल्ड पेपर वगैरह सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। ईमेल भेजने के दौरान खालिस्तान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। ईमेल भेजने के दौरान जब आप ईमेल भेजते हो तो कहां पर आप संदेश की सामग्री का वर्णन करते हो, मतलब उसमें उसके बारे में उसका सारांश क्या है, ईमेल का क्यों किस कारण भेज रहे हो वो कहां पर लिखते हो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में तो लिखते हैं, आप सबको मालूम है। आगे, स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करना, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ रहे हो ना, अभी पढ़ रहे हो, तो आप इसके स्मृति स्थान से डेटा को कॉपी कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो ना, तो ये चीज रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रीडिंग। क्या कहलाता है? तो रीडिंग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। अगला देखिए 15वां प्रश्न। एमएस एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान होता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि वह कौन सा चार्ट है जो समय के अनुसार वैल्यू को बढ़ते और घटते क्रम में दिखाता है, दोस्तों इस चार्ट को हम लाइन चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन चार्ट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लाइन चार्ट। अगला देखिए 16। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों की मॉनिटरिंग करता है। एमएस वर्ड में आपने जो डॉक्यूमेंट में बदलाव किए उनकी मॉनिटरिंग कौन करता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट में मॉनिटरिंग करता है ट्रैक चेंजेस। कौन करता है? ट्रैक चेंजेस। 16वें में ए सही जवाब आपका आंसर रहेगा। अगला देखिए 17वां। खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को दो भागों में बांटने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न भागों को देख सकें। मतलब आप अपने इस डॉक्यूमेंट को दो भागों में डिवाइड करना चाहते हो ताकि आप एक डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा इधर देख सको, एक हिस्सा इधर देख सको। इसके लिए दोस्तों विभाजन करने के लिए आपको स्प्लिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। वैसे स्प्लिट का हिंदी अर्थ भी विभाजन करना, विभाजित करना होता है। तो आप इसको स्प्लिट कर दोगे तो स्प्लिट विंडो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। 18वां। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर कहां पर सेव हो जाता है। दोस्तों मेल से संबंधित प्रश्न है और इस बार महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जब आप आधा मेल छोड़ देते हो, अधूरा मेल बंद कर देते हो, तो यह ईमेल ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाता है। कहां पर सेव होता है? ड्राफ्ट में। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन डी, ड्राफ्ट। ओके। अगला प्रश्न देखिए 19वां। 19वां प्रश्न आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर कौन सा है। गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरण है उनको विकसित करने के लिए या फिर वहां से डाउनलोड करने के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों, जहां से आप एप्स डाउनलोड कर सकते हो गूगल एंड्रॉयड के अंदर, उसे हम प्ले स्टोर कहते हैं। आप सभी को मालूम है इस बात का, प्ले स्टोर। तो इसका सही जवाब अपना रहेगा गूगल प्ले स्टोर, ऑप्शन सी। अगला 20वां प्रश्न देखिए। विंडोज 10 में खालिस्तान वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया, यानी कि ये पूछ रहा है विंडोज 10 में एक नया ब्राउजर आया है, न्यू ब्राउजर, जो कि किसके स्थान पर आया है? ये आया है दोस्तों आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसकी जगह नया ब्राउजर आ गया, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था और माइक्रोसॉफ्ट एज भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ये नया नाम इसका हो गया, नया ब्राउजर इसका। अगला 21वां, और मुझे उम्मीद है आप सभी दोस्तों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगा अगर, तो दिल से आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 21वां प्रश्न देखिए। विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडोज 8 में हटाया गया था। ठीक है, विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई जो विंडोज 8 में नहीं थी। दोस्तों विंडोज 8 में ध्यान रखना स्टार्ट मेन्यू नहीं होता। ठीक है, रिसाइकल बिन होता है, गैजेट होते हैं, विंडो कुंजी के माध्यम से सर्च भी होता है। तो स्टार्ट मेन्यू कहाँ थी? विंडोज 8 में नहीं थी और विंडोज 10 में वापस से आ गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। अगला 22वां प्रश्न। मैं दोस्तों आप सभी से एक बात और बताना शेयर करना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, इनको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता होगा और बहुत सारे इनके वीडियो भी रह जाते होंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचाते रहें हम, जिससे कि और आपकी बेहतर परसेंटेज बनने में सहायता आपको मिलेगी। एक बात और ध्यान दें, जब एग्जाम होगा तो एग्जाम के बाद में जब क्वेश्चंस आप देखोगे ना, तब आपको मालूम चलेगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर रखी है। ठीक है, तो 22वां प्रश्न हम चलते हैं। खालिस्तान कुंजी आपको कर्सर के दाएं ओर के वर्ण को हटाने में सक्षम बनाती है। अगर आपको ये कर्सर है यहाँ पर और इस साइड के
टेक्स्ट को हटाना है, डिलीट करना है, तो आप डिलीट बटन का यूज करोगे। बाएं साइड से मिटाना हो तो बैक स्पेस, और दाएं साइड का मिटाना हो तो डिलीट, ओके, यूज करेंगे। 23वां देखिए, वाईफाई का पूरा नाम क्या है मित्रों? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, डी, ठीक है। 24वां, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, गूगल भी ब्राउजर है, सॉरी गूगल ब्राउजर नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल इज ए सर्च इंजन, नॉट अ ब्राउजर, ओके। 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का वैध उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट है? मित्रों मोबाइल वॉलेट है पेटीएम, पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट है, बाकी ड्रॉपबॉक्स वगैरह ये मोबाइल वॉलेट्स नहीं है। अगला देखिए 26वां, HTML, HTML क्या बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? HTML क्या काम में आता है, क्या बनाने के काम में आता है? आप लोगों को कमेंट करके इसका जवाब देना है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है, मशीन, प्रोग्राम भाषा, वेब पेज, उच्च स्तरीय या वेब सर्वर। आप लोग कमेंट करके इसका 26% का जवाब दें। आप लिखें क्वेश्चन नंबर, उसके बाद जवाब दें। 27वां देखिए, विंडोज 10 में बिल्ट इन, यानी पहले से जो कंपनी द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाता है, तभी उसमें एक एंटीवायरस डाला जाता है, उसका नाम क्या है? यानी उसके कंपनी में मतलब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी के साथ इंस्टॉल हो जाता है रियल टाइम एंटीवायरस, उसका नाम है विंडोज डिफेंडर। जो विंडोज को डिफेंड करता है, वायरस से बचाने का काम करता है, विंडोज डिफेंडर कहलाता है। 28वां देखो, कंप्यूटर पीडी, कंप्यूटर पीडी वीएलएसआई प्रौद्योगिकी के साथ आईसी का उपयोग करती है, अर्थात वीएलएसआई, आईसी के साथ वीएलएसआई लॉन्च कब हुआ था दोस्तों? वीएलएसआई लॉन्च हुआ था चौथी पीढ़ी में, इसको हम सीपीयू भी कह सकते हैं, ठीक है, चौथी पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला देखो 29वां प्रश्न आपके सामने मौजूद है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का उदाहरण है? आपको ये बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है, एमएस वर्ड 2010 और एमएस एक्सेल, एमएस पेंट और मैथ टूल, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। दोस्तों इनपुट आउटपुट एक हार्डवेयर के उदाहरण है, ये सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है और ये भी सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30वां, खालिस्तान डिस्क पर एक नामित स्थान जहां फाइलों को संग्रहित कर सकते हैं, यानी डिस्क पर एक ऐसा जगह है जहां पर हम फाइलों को स्टोर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फोल्डर कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। 31वां देखिए, एमएस एक्सेल में छोटे चार्ट एक सेल में एम्बेडेड होते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर कुछ छोटे चार्ट होते हैं जो एक ही सेल में होते हैं, जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा भी दर्शाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में एक ही सेल में बनने वाला चार्ट क्या कहलाता है? एक सेल में बनने वाला चार्ट दोस्तों स्पार्क लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पार्क लाइन। तो इसमें 31वें में सी सही आंसर, स्पार्क लाइन। आगे देखो 32वां प्रश्न, कौन सा उपकरण है जो कि आपको स्थायी पठनीय प्रारूप में, कौन सा उपकरण है जो आपको स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं? अर्थात ऐसा कौन सा आपका हार्डवेयर डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को छापता है? दोस्तों हार्ड कॉपी छापने वाला जो डिवाइस है उसको हम प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि एक बार जो प्रिंट हो जाता है वो हार्ड कॉपी बन जाता है, तो प्रिंटर इसको छापता है। तो प्रिंटर 3 ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है, तो चौथा इसका सही जवाब होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखो, डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को क्या कहते हैं? डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को रिकॉर्ड कहा जाता है ना। बहुत सारा डेटा अगर एक जगह कलेक्ट होगा तो उसको हम रिकॉर्ड कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपका आप सोचेंगे, आपको मालूम है, कह सकते हैं, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। 33 के बाद 34वां, खालिस्तान का उपयोग दस्तावेज में पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जो कि प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, ठीक है, प्रत्येक पृष्ठ पर यानी हर पेज पर रिपीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? किसी टेक्स्ट को हर पेज पर रिपीट करना है तो दोस्तों आप हेडर और फुटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 34। 35वां देखिए, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है, यानी ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? और दोस्तों इसका सही जवाब यहाँ पर रहेगा एसएमटीपी। एसएमटीपी का पूरा नाम क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिपीट अगेन, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का पूरा नाम। तो यहाँ पर 35 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जो कि अपनी लाइव क्लास होगी या फिर वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप रेगुलर वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप से या फिर वेबसाइट से तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।